आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दिन भर के शोर के बाद शाम ढल गई है, इसलिए दिन भर लेकर मैं आ गया हूं। 16 अक्टूबर आज की तारीख है और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक बीजेपी नेता ने सरेआम पुलिस और एसडीएम की मौजूदगी में एक आदमी को गोली मार दी और उसके बाद फरार हो गया। अब सोचिए, पुलिस वहां मौजूद थी, एसडीएम वहां मौजूद थे, पर अभियुक्त फरार हो गया। और ये अभियुक्त न सिर्फ बीजेपी में है बल्कि स्थानीय बीजेपी विधायक का करीबी भी है। तो इस घटना के हवाले से, इसके बहाने से बात उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर करेंगे। दूसरी खबर जिस पर आज बात करेंगे वो है जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो अब तक एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करती थी, वो साथ आ रही हैं गुपकार समझौते को आगे रखते हुए। यानी वो 370 की बहाली की कोशिश करेंगे ये दल जिन्होंने गुपकार समझौते पर साइन किए हैं। इसके जवाब में आज बीजेपी ने मीटिंग बुलाई और आरोप लगाया कि गुपकार समझौते वाले सभी दल देशद्रोही हैं। बीजेपी इसे कैसे काउंटर करने की कोशिश कर रही है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में ये जो हरकतें हो रही हैं इनका मतलब क्या है, इसे समझेंगे। और आज है विश्व भोजन दिवस, वर्ल्ड फूड डे। प्रधानमंत्री ने एक सिक्का जारी किया है जिस पर लिखा है सही पोषण देश रोशन। तो पोषण के मामले में एक देश के तौर पर हम कहाँ टिकते हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़कर इस पर देखेंगे, आंकड़ों की बात होगी। और आखिर में सुनिएगा बिहार में शराबबंदी का एक सच, दो मजेदार किरदारों की जुबान से। लेकिन पहले आज की हेडलाइंस के साथ प्रतीक वाघमारे। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी लापता है। इस बीच बलिया से ही बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ने लगी है। आज भाजपा ने जम्मू में बैठक की जिसमें कई तबके के लोग शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास हो गया है, ऐसे में राज्य में उसकी कभी वापसी नहीं हो सकती है। यूपी के बाराबंकी में दलित युवती का गैंगरेप और हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद धान के खेत में उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार के सीमांचल और कोसी इलाके के गांव में रहने वाली 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को अक्सर मानव तस्कर अपना शिकार बनाते हैं। इसकी शिकायत कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल की 500 लड़कियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा और जहरीली होती जा रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालत यह है कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 63,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 895 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना के केस 73,70,000 को पार कर गए हैं। और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें 4 हिंदुस्तानी नागरिकों को छोड़ने की अपील की गई है। इन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने जासूसी के आरोप में सजा सुनाई थी, लेकिन सजा पूरी होने के बाद भी अभी तक इन्हें रिहा नहीं किया गया है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज तक रेडियो पर यह है दिन भर हमारा डेली इवनिंग न्यूज एनालिसिस और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। बिहार में चुनाव हैं, तारीखें नज़दीक आ रही हैं और बिहार में शराबबंदी भी है। अब जानते हैं कि नीतीश कुमार सरकार ने शराब पर बैन लगा दिया था, लेकिन ये भी जानते होंगे आप कि बैन के बावजूद धड़ल्ले से शराब मिलती है, सबकी नॉलेज में है। पत्रकार जो दिल्ली से जा रहे हैं वहाँ चुनाव कवर करने, उन्हें दिख रहा है, तो वो लोग जो वहाँ रह रहे हैं, पत्रकार, नेता, अधिकारी, उन्हें तो दिखता ही होगा। लेकिन हम आपको आज 2 ऐसे लोगों से बातचीत सुनवाएंगे जो बिहार की शराबबंदी का सच आपके सामने रख देंगे। ये बताइए कि इधर आप बगल में आ जाओ आ जाइए, कोई बात नहीं है। क्या होगा हम लोग, ये बताओ दारू कहाँ पिए, ये बताओ। दारू हम लोग तो वहाँ पे पीते हैं, लेकिन हमेशा मिलता है। कहाँ मिलता है? यही नहर के पास में। नहर के पास? हाँ। क्या हिसाब? लेकिन हमारे सर जो है, क्या हिसाब मिलता है, पहले रेट तो बताओ। हमारे पास भी फोन आ रहा है घर से। अच्छा, हाँ। 4G मोबाइल हमारे पास भी है। बहुत बढ़िया। आप लोग के भी पास होता है, हमारे पास नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है, पूरी बातचीत है जो आगे सुनवाएंगे।
बाय द वे, बिहार पर बात करते हुए ये भी याद हो आया मुझे कि हमारा एक पॉडकास्ट है जो हमने शुरू किया है और आज ही उसका पहला एपिसोड गया है। उसका नाम है बिहार में काबा। हर शुक्रवार को बिहार में काबा आज तक रेडियो पर अब आप सुन सकेंगे जब तक बिहार में चुनाव हैं। और कोशिश ये होगी कि इसमें ऐसी बातें हों जिनसे जो डेली अपडेट्स पर ही फोकस ना हो, बल्कि जिनसे बिहार की राजनीति के बारे में आपकी एक समझ बन सके, आपको समझ बनाने में आसानी हो, और जो ज्ञान आप वहाँ से लेकर के जाएंगे वो चुनाव के बाद भी आपके साथ रहे। तो बिहार में काबा हर शुक्रवार को सुनिए आज तक रेडियो पर। एक छोटा सा गीत भी हमारे साथियों ने बनाया है इस पॉडकास्ट के लिए, एक झलक सुनवाता हूँ। इलेक्शन के शोर मचलबा देखा आज बिहार में, देखा कैसन जंग छिड़ल बा विपक्ष और सरकार में। काबा बिहार में, अरे काबा। तो दिन भर के इस एपिसोड में भी बिहार पर बात करेंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश से बात शुरू करते हैं। यूपी में पिछले कुछ समय से अपराध की ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और एक सिलसिला, जिसे कहते हैं ना, एक कड़ी बन गई है कि जो जुड़ने लगी है। तो राजनीतिक तौर पे कई बार ऐसी कड़ियाँ जब जुड़ने लगती हैं तो वो सरकारों को भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि विपक्ष के लिए नैरेटिव बनाना आसान हो जाता है। वैसे अपराध कहाँ नहीं होते, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे अपराध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया की ये घटना है, पहले कुछ आवाज़ें आप सुनिए। तो ये गोली चलने की आवाज़ें हैं और ये बलिया में एक गांव में राशन की दुकानों का अलॉटमेंट चल रहा था प्रशासन की देखरेख में। इलाके के एसडीएम वहाँ थे, इलाके के सीओ वहाँ मौजूद थे, पुलिस बल था। इसी दौरान एक झगड़ा हुआ दो पक्षों में और एक स्थानीय बीजेपी लीडर हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ डब्लू, उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और गोलियां चलाईं और वो गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई। अब ये जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह हैं ये बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी हैं। वही सुरेंद्र सिंह जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था और चर्चा में आए थे कि मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते मुझे लगता है कि बलात्कार की घटनाएं रोकने के लिए बालिकाओं को अच्छे संस्कार देने की ज़रूरत है। इन्हीं विधायक के करीबी हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह जिन्होंने गोलियां चलाईं और ये सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। एक बार को उन्हें पकड़ भी लिया गया, ऐसा वीडियो में दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी वो अभियुक्त फरार हो गया। 6 लोग गिरफ्तार अभी तक इसमें किए गए हैं। एफआईआर में 8 लोगों का नाम है, 15-20 अननेम्ड लोग भी हैं। अब लोकल बीजेपी एमएलए ने मान लिया है कि ये अभियुक्त उनका करीबी है और जो बलिया बीजेपी का जो एक्स सर्विसमैन का जो संगठन है उसकी जिम्मेदारी इसके पास है। पर उनका ये भी कहना है कि आत्मरक्षा में उन्होंने गोली चलाई। विपक्ष ने तीखे हमले किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब देखना है कि यूपी पुलिस हत्या के अभियुक्त अपने नेता के एनकाउंटर के लिए गाड़ी पलटवाती है या नहीं। तो मामला काफ़ी बढ़ गया है, गर्म है। मैंने बात की उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सक्रिय और बहुत अनुभवी पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी से। रामदत्त जी को अरसा हो गया, कई सरकारें उन्होंने देखी। मैंने उनसे पूछा कि इस केस में प्रशासनिक लापरवाहियाँ कौन सी हुई हैं, वो चूक कौन सी हुई हैं जो पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े करती हैं और जिसकी वजह से ये मामला जो है बड़ा हो गया। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन ये कल्पना भी नहीं कर सकता था सामान्य रूप से कि जहां पर एसडीएम होगा, जो तहसील का मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास इतने पावर होते हैं, सर्किल ऑफिसर होता है डीवाईएसपी और थाना इंचार्ज, और इतनी फोर्स हो और गांव में वहां पर अचानक इस तरह से कोई दादागिरी या गुंडागिरी करके और गोलियां चलाएगा भीड़ में, वो भी अपने ही गांव के लोगों पर। तो इसकी तो मुझे लगता है उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है जिसमें ये बताया जा रहा है कि भाई शायद वो पकड़ भी लिया गया था और उसके बाद भी फरार हो गया या नहीं भी पकड़ा गया था, तो उसका जो फरार हो जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारे पुलिस फोर्स में कहीं न कहीं जो तुरंत निर्णय लेने की या तुरंत रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए ना, तो वो नहीं है। और दूसरा ये कि बिल्कुल डर नहीं है, खास करके जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हैं उनको कोई डर नहीं है किसी बात का। और वो शायद डर इसीलिए नहीं है कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग में आजकल लोग, विधायक लोग अपनी पसंद के थानेदार, एसडीएम, सीओ सब पोस्ट कराते हैं और वो माना जाता है कि विधायक का करीबी था। और दूसरा तो मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया ही गलत है, जो राशन की दुकान के अलॉटमेंट का इस तरह से भीड़ जुटा करके और खुली मीटिंग में
मुझे तो ये तरीका भी ठीक नहीं लगता। रामजत जी, योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुलिस को छूट दी है। वो सीएए विरोधी प्रदर्शनों के समय भी दिखा, लखनऊ और कई जगहों पर ये दावे किए गए कि पुलिस ने जितनी सख्ती से प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई या सख्ती से निपटी पुलिस, उसी वजह से ये प्रदर्शन आगे नहीं बढ़ पाई। एक मरकही पुलिस का टैग उत्तर प्रदेश पुलिस पे लग गया। तो एक तरफ तो पुलिस के बारे में एक सख्ती की अवधारणा है, उसका नैरेटिव है, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हैं। अभी जब हम बात कर रहे हैं, बाराबंकी से एक घटना सामने आई है, बिल्कुल हाथरस जैसी घटना, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना हुई है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में ऐसी घटनाएं क्या दर्शाती हैं? देखिए, बाराबंकी से आई है और अभी मैं कोई ट्वीट देख रहा था तो शायद जालौन से भी इस तरह घटना आई। इसके पहले चित्रकूट में हुई, प्रतापगढ़ में हुई, हाथरस में हुई, बलरामपुर में हुई, खीरी में हुई, और कई घटनाओं में खास करके जो महिलाओं के साथ हो रही हैं उसमें तो ये है कि विक्टिम्स को जान से ही मार दे रहे हैं या एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे रहे हैं पुलिस और अपराधी मिलके कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि पुलिस तो एफआईआर भी नहीं लिखती। और यहाँ पर लखनऊ भी तमाम लोग, आप देखिए सड़कों पर अगर सुबह जाइए मुख्यमंत्री आवास के इर्द गिर्द, तो लोग शिकायत करने आते हैं कि साहब पुलिस सुनवाई नहीं कर रहे, मजिस्ट्रेट सुनवाई नहीं कर रहे हैं। जो सख्ती की बात आपने की, दरअसल वो सख्ती है और सख्ती दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री ने शुरू में ही कहा था कि भाई ठोक दो। अब ठोक दो में बहुत सारे लोगों का एनकाउंटर हुआ, लेकिन एनकाउंटर उन्हीं का हुआ पकड़ के कि जो ज्यादातर छोटे मोटे अपराधी थे या जिनकी पहुंच नहीं थी या जिनके पास पैसा नहीं था, या जैसे तमाम मकान गिराए जा रहे हैं तो वो ज्यादातर लोग जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। तो फेयरनेस नहीं है। अगर उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलना चाहता है, शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी करना चाहता है, शांतिपूर्ण उपवास भी करना चाहता है, तो पुलिस उसके खिलाफ तो सख्त है, लेकिन जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग हैं उनके प्रति वो सख्ती दिखाई नहीं देती। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के कभी उस तरह से लीडर नहीं रहे। जैसे एक अथॉरिटी होती है पार्टी की, जैसे मायावती की अपनी पार्टी में है, या अखिलेश यादव की, या मुलायम सिंह यादव की, या जिस तरह की कल्याण सिंह की हुआ करती थी। क्योंकि वो गोरखपुर में एक अपना एक अलग गुट चलाते थे और मुख्यमंत्री इसलिए हो गए, उनको बनाया टॉप पार्टी लीडर्स हैं ताकि वो हिंदुत्व के प्रतीक है, सभाएं में भीड़ लाएंगे और वोट दिलाएंगे। तो उन पार्टी के अंदर भी उनकी अथॉरिटी नहीं है। तो जैसे नियुक्तियों में जो बड़ी नियुक्तियां होती हैं, डीएम, एसपी, लगता है कि कई पीछे से, पर्दे के पीछे से कई और लोग भी शासन की डोर खींच रहे हैं। तो वो अथॉरिटी भी दिखाई नहीं देती। वो निर्देश देते हैं लेकिन उन निर्देशों का फील्ड में कोई असर नहीं दिखाई देता, बल्कि उल्टा ही होता है। रामदत्त जी, एक और चीज़ कि अगर सत्ताधारी पार्टी का नेता किसी अपराध में शामिल है, अभियुक्त है, क्योंकि इतिहास हम देखें तो बिहार का उदाहरण याद आता है कि जब जिसको लेकर के बीजेपी ने बहुत प्रचार किया कि जंगल राज था बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी। मैं सभी पार्टियों के निरपेक्ष होकर के पूछ रहा हूँ, किसी भी प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो और उस सत्ताधारी पार्टी का नेता अगर किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त हो तो क्या व्यावहारिक समस्याएं पैदा आती हैं? क्यों नहीं वो नतीजे पे पहुंचता है? क्यों उसमें हमेशा लापरवाहियां, चूक प्रशासन की सामने आती है? व्यावहारिक समस्या सबसे बड़ी यही है कि देखिए, गवर्नेंस प्रायोरिटी नहीं है। बीजेपी की जो प्राथमिकता है वो लगातार गवर्नेंस नहीं है कि शासन में सुधार हो। प्राथमिकता यह है कि हमारा वोट बैंक इंटैक्ट बना रहे, जो हमारे समर्थक हैं वो खुश रहे हमारा। तो वो जब आपका प्रायोरिटी गवर्नेंस नहीं होता है, प्रायोरिटी ये होता है कि अपनी पोलिंग मशीनरी को, अपने लोगों को, अपने लठैतों को खुश रखना, तो फिर आपको वांछित परिणाम, इस तरह के परिणाम नहीं मिल सकते। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में देखिए, मुझे तो लगता है एक फुल टाइम एक तो होम मिनिस्टर होना चाहिए, और जो पार्टी की तरफ से भी जो दबाव होना चाहिए वो भी नहीं दिख रहा है। कि हालांकि ऐसा लगता है कि जैसे पार्टी का जो तंत्र है और सरकार के जो तंत्र हैं वो दोनों समानांतर चल रहे हैं। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट रामदत्त त्रिपाठी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। कल दिन भर में हमने बात की थी कि महबूबा मुफ्ती के डिटेंशन से बाहर आने के बाद कैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल साथ आ रहे हैं,
ऐसी पार्टियां जो अब तक एक दूसरे की विरोधी राजनीति करती थीं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला वाली और महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी, ये दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार किया करते थे, वो अब साथ आ रहे हैं। और जो चीज़ उन्हें जोड़ रही है वो है गुपकार डिक्लेरेशन। गुपकार डिक्लेरेशन में क्या कहा गया था? कहा यह गया था कि इस पर साइन करने वाली सारी पार्टियां जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वापस दिलाने की कोशिश करेंगी, उस दिशा में लड़ाई लड़ेंगी, यानी 370 को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये एक समान लक्ष्य वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने रखा है। आज इसके जवाब में बीजेपी ने एक बैठक बुलाई जम्मू में और क्षेत्रीय दलों के इस गठजोड़ से निपटने की अपनी स्ट्रेटजी पर चर्चा की, अपनी रणनीति बनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना। उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनिए। पिछले दिनों कश्मीर घाटी के अंदर एक बार फिर से षड्यंत्र शुरू किया गया है। अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने मिलकर कोई गुपकार अलायंस बनाया है। इस गुपकार अलायंस का, गुपकार एजेंडे का जम्मू कश्मीर की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोही एजेंडा है। इसे जम्मू कश्मीर की जनता किसी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। श्रीनगर में हमारे आज तक रेडियो के संवाददाता हैं शुजा उल हक। मैंने उनसे बात की और पूछा कि आज बीजेपी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कस हुआ और क्या ये थोड़ी क्लैरिटी मिल पाई कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय दलों की ये जो एकता बन रही है उससे निपटने की तैयारी कैसे कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले पिछले एक साल तक जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल ठप पड़ी हुई थी। तो एक करीब 14 महीने की चुप्पी के बाद ऐसा लग रहा है कि जो कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें थोड़ी बहुत जान फिर से आई है। उसका साफ उदाहरण कल का था जब एक मीटिंग में करीब 6 ऐसी पार्टियों ने गुपकार डिक्लेरेशन को एक फॉर्मलाइज तौर पे एक अलायंस का रूप दिया। अब इनका साफ यही कहना था कि 370 की जो जिस तरीके से हटाया गया और जिस तरीके की चेंजेस अगस्त 2019 में हुई उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। कौन सी लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी, क्या रणनीति लड़ी रहेगी, वो उसका खुलासा नहीं किया है अभी तक। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने इसका जम्मू में अपोज किया है तो साफ तौर पे ये भी जाहिर है कि ये लड़ाई जो है इनकी आसान नहीं रहेगी। आज बीजेपी के ने भी एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में बीजेपी के वर्कर्स के साथ साथ बाकी कुछ और लोग भी शामिल थे और वहाँ का साफ साफ उनका मैसेज यही था कि कश्मीर बेस्ड पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, उनको 370 के बारे में इस तरीके की बातें नहीं करने दी जाएंगी। तो कुल मिला के अगर देखें तो राजनीति जम्मू कश्मीर की 370 और उसके हटाए जाने के आसपास ही होती नजर आ रही है। कब तक रहेगी, किस तरीके का रुख आगे अपनाएगी, वो देखने वाली बात होगी। शुजा, ये जो गुपकार समझौता है इसके पीछे एनसी और पीडीपी का साथ आना इस बैनर के तले, क्या वाकई ये बीजेपी के लिए कोई थ्रेट पैदा करता है? क्योंकि अभी जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में, हम सुन रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति को बड़ा झटका लगा है 370 के प्रोविजंस ख़त्म होने के बाद। तो ये जो गठबंधन है क्षेत्रीय दलों का, ये सिंबॉलिक ही है या इसके ज़्यादा बड़े मीनिंग्स हो सकते हैं जो बीजेपी के लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं? जी देखिए, अपने आप में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों का साथ आना और एक मंच पे रहना, ये अपने आप में एक हिस्टोरिक चीज है क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब तक ऐसा होते हुए नहीं देखा है। ये पार्टीज ऐसी हैं जो एक दूसरे के मतलब आंख से आंख ना मिला पाती थी राजनीति की बात करें तो ये लोग साथ आए हैं, उसका अपने आप में एक अलग महत्व है। अब क्या ये बीजेपी की राजनीति के खिलाफ होगा या उस पे किस तरीके का रुख रहेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, 370 ही इनका एक फोकल पॉइंट दिख रहा है यहाँ की राजनीति में बनता हुआ। और चूंकि इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के हैं और वो अभी उनका कोई नामो निशान कहीं नहीं दिख रहा है, ना ही उस तरीके की कोई एक्सरसाइज हो रही है। तो जम्मू कश्मीर की जो बेस पार्टीज हैं उनकी राजनीति फिलहाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के आसपास नहीं दिख रही है। इस वक्त उनकी राजनीति 370 के आसपास ही
बनती नजर आ रही है। ठीक है शुजा, कश्मीर में एक पॉलिटिकल मूवमेंट अब शुरू हुई है, धीरे धीरे ही सही। पक्ष और विपक्ष के बीच एक टकराव, एक बयानबाजी दिख रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय दलों का कहना है कि वो 370 को वापस लाने की कोशिश करेंगे, गुपकार डिक्लेरेशन में जो उन्होंने कहा। आपने भी बताया कि उसके मीन्स पे बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ किस तरह का बज़ है, किस तरह के आसार हैं इस बारे में, किस तरह की बातचीत हो रही है कि कैसे वो लड़ाई लड़ेंगे 370 को वापस लाने की। क्या वो सड़कों पर उतर के एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है? क्योंकि अगर वो होने वाला है तो वो तो बीजेपी के लिए और केंद्र सरकार के लिए भी एक बड़ा मसला होगा। देखिए वो एक बहुत बड़ा सवाल है कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरीके का जो है पॉलिसी किस तरीके की अपनाएगी ये जो अलायंस जो उन्होंने नई बनाई है। वो जैसे मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी जैसी पार्टियों की बात करें तो उनकी जो पॉलिटिक्स रही है वो लार्जली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही रही है कि सरकार बनानी है। चाहे वो आप देखें तो पीडीपी ने पिछली बार बीजेपी के साथ मिलके बनाई थी, या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ मिलके बनाई थी। लेकिन मुद्दे अब बदल गए हैं। मुद्दा इस वक्त 370 का है, स्पेशल स्टेटस का है। और अगर आपने गौर किया हो तो कल जो इन पार्टियों ने स्टेटमेंट इशू किया उसमें सिर्फ 370 और स्पेशल स्टेटस की बात नहीं की थी, बल्कि जम्मू कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने की बात भी की थी। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि जब हम जम्मू कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने की बात करते हैं तो उसमें बहुत जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बढ़ जाता है। उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाता है, हिंदुस्तान भी इन्वॉल्व हो जाता है, जम्मू कश्मीर की जो पिछले 60-70 साल से जो हिस्ट्री रही है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम बन जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं पहले भी इशारा किया था कि किस तरीके का स्ट्रैटेजी ये अलायंस अपनाएगा उस पे अभी तक कोई खास क्लैरिटी नहीं है, और वो ही देखने वाली बात होगी। ये थे श्रीनगर से आज तक रेडियो संवाददाता शुजाउल्लाह। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। और आज है वर्ल्ड फूड डे, यानी विश्व भोजन दिवस। हर साल 16 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस की ओर से ये दिन तय किया गया था, और इस दिन का जो मकसद था, मोटा मोटी 2 चीज़ों का मकसद था। एक, जो पूरी दुनिया में कम होते हुए फूड रिसोर्सेज हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए, और दूसरा, सभी को इक्वल न्यूट्रिशन मिले, यानी बराबर पोषण मिले, इस दिशा में काम किया जाए। तो हर बार इस दिन कुछ सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 75 रुपये की कीमत वाला एक सिक्का इस मौके पर लॉन्च किया है, सिंबॉलिक है। 75 रुपये के इस सिक्के पर लिखा है, सही पोषण देश रोशन। अब देश में पोषण की स्थिति क्या है, इस पर इसी बहाने बात करनी चाहिए। कितने लोगों को भोजन उपलब्ध है और हम कहाँ टिकते हैं पूरी दुनिया में। मैंने बात की रितिका खेड़ा से। रितिका जी इकोनॉमिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, फूड सेफ्टी पर काम है उनका। उनसे पहले मैंने यही पूछा कि भारत कहाँ टिकता है सही पोषण के मामले में और भोजन की उपलब्धता के मामले में। देखिए, अगर आप 70 साल की बात करें, ना पिछले 70 साल की बात करें, तो भूख और पौष्टिक भोजन के नजरिए से काफी बदलाव आया और सुधार भी हुआ है। लेकिन अगर आज आप भारत की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करें तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप बांग्लादेश से ही तुलना कर लीजिए। बांग्लादेश भारत से काफी पिछड़ा हुआ देश हुआ करता था, दोनों मतलब आय के नजरिए से और पोषण और स्वास्थ्य के नजरिए से भारत उससे आगे हुआ करता था। लेकिन आज की स्थिति में वो वहां पर दोनों चीजों में वो हमसे आगे निकल गया। तो जो
खाद्य सुरक्षा की बात है, वो उसमें दो पहलू हैं। एक तो कि आप भरपेट खाना खा रहे हैं कि नहीं, और फिर वो दूसरा कि भरपेट की आपकी परिभाषा क्या है। और अगर आप किसी से भी पूछे तो भरपेट इतना नहीं है कि आपने 10 रोटियां खा ली या एक पूरी थाली भर के चावल खा लिया, लेकिन पौष्टिक भोजन की बात है। पौष्टिक खाना लोगों को मिल रहा है कि नहीं, और उसमें भारत में बहुत दिक्कत है। और इसी के चलते क्योंकि लोगों को पौष्टिक भोजन की कमी है और बहुत बड़ी संख्या को, और दूसरा भोजन और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए मुद्दे हैं। उन दोनों के चलते अगर आप अंडर न्यूट्रिशन देखें, जिसमें जो हम कहते हैं वेस्टिंग और स्टंटिंग, के लोग अपना जितना उनकी लंबाई होनी चाहिए कद वो नहीं हो पाता, या उनका जो वजन है वो अंडर वेट होते हैं। और दोनों चीजों में भारत काफी पीछे है। उसमें जो प्रपोर्शन है जो वेस्टेड है या स्टंटेड है या अंडर वेट है वो काफी ज्यादा है भारत में। अनिमिक भी लोग, खासकर महिलाओं में उनका अनुपात बहुत ज्यादा है। रितिका जी, अभी बहुत सारी योजनाएं हैं। यूपीए के समय फूड सेफ्टी एक्ट आ गया था। अभी जो मौजूदा योजनाएं हैं, अंत्योदय योजना है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना है। जो भारत सरकार की योजनाएं हैं इस दिशा में, उनको आप कैसे आंकती हैं? उनमें उन्होंने कितना गड्ढा भरा है? देखिए, जो खाद्य सुरक्षा कानून था ना, उसमें 4 चीजें शामिल हैं। हालांकि लोग उसको हमेशा सिर्फ जन वितरण प्रणाली से ही जोड़ देते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून में उसके साथ साथ मध्याह्न भोजन जो बच्चों को स्कूलों में मिलता है, और आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र की बच्चे जो आंगनवाड़ी में उनको खाना मिलता है, वो भी शामिल है। और चौथा इसका पहलू है मातृत्व लाभ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपए की पात्रता है। ये कानून 2013 में आया, लेकिन इन 4 योजनाओं में से 3 योजनाएं पहले से चल रही थी। पीडीएस जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, और आईसीडीएस आंगनवाड़ी, ये पुरानी योजनाएं हैं। 2013 में इनको कानूनी जामा पहनाया गया इस तरह से। जो अंत्योदय योजना है वो एक्चुअली वाजपेयी के टाइम में शुरू की गई थी। वो भी जन वितरण प्रणाली का ही एक हिस्सा है। उसमें अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं। उसमें एक कार्ड होता है अंत्योदय कार्ड, जिसमें थोड़ी ज्यादा मात्रा में लोगों को अनाज मिलता है। इन तीनों योजनाओं का भूख को कम करने में और पोषण बढ़ाने में कुछ ना कुछ योगदान तो रहा ही है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। एक सीधा सा उदाहरण है कि ज्यादातर राज्यों में आज भी जन वितरण प्रणाली से लोगों को सिर्फ गेहूं या चावल मिलता है, या कुछ कुछ राज्यों में गेहूं चावल मिला हुआ मिलता है। लेकिन बहुत कम राज्य हैं जहां पर जन वितरण प्रणाली से लोगों को दाल या खाद्य तेल भी मिलता हो। हाँ, तो तमिलनाडु एक उदाहरण है जहाँ पे ये दोनों चीजें मिलती हैं। हिमाचल है, आंध्र प्रदेश है, बीच में छत्तीसगढ़ में काला चना देना शुरू हुआ था। लेकिन जो उत्तर भारत के सारे राज्य हैं वहाँ पर ये दोनों चीजें, जिसमें पोषण की पौष्टिकता ज्यादा है, वो नहीं दी जाती अभी भी। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा कानून का ये जो जन वितरण प्रणाली है वो हमें भूख से बचा सकती है, लेकिन पोषण को बढ़ाने के लिए जो मेडिकल लिटरेचर है उसमें कहा गया है कि बच्चे के पहले 1000 दिन जो माँ के गर्भ में शुरू होती है गिनती, वो 1000 दिन बहुत अहमियत रखते हैं। तो उस समय में, उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी उसे कहा जाता है, उस समय में बच्चे तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आंगनवाड़ी जो है वो बहुत बड़ा हस्तक्षेप है और उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। आप जानते होंगे जैसे मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ी में अंडा जोड़ने के लिए कितना बवाल हो रहा है, लेकिन जो वहाँ की सरकारें हैं कभी रिलीजन का बहाना बना के, मेरे हिसाब से बहाना ही बना रही है, लेकिन पैसा नहीं खर्च करना चाहते, इसलिए वहाँ पर जोर नहीं दे रहे। जी, आखिरी सवाल मेरा यही कि क्या किए जाने की ज़रूरत है? मतलब पॉलिसी लेवल पर किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? पीडीएस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात बार बार होती है पर वो हो नहीं पाया अभी तक, और क्या क्या किए जाने की ज़रूरत है? जी,
तो देखिए, मैं कहूंगी 2 चीजें मैं कहूंगी कि पीडीएस ने पिछले 10 साल की लड़ाई ये रही कि उससे जो चोरी हो रही थी अनाज की उसको रोका जाए, और उस लड़ाई में बहुत राज्यों में बहुत परिवर्तन आया है और सुधार आया है। सब में नहीं, लेकिन बहुतों में आया है। तो अभी जो पिछले 10 साल की ये हमारी उपलब्धि है, इसे भूलना नहीं चाहिए। दूसरा, आगे की क्या लड़ाई है? आगे की लड़ाई मेरे हिसाब से ये है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और हिमाचल की तरह हम बाकी राज्यों में भी दाल और तेल को जैसी पौष्टिक सामग्री को जोड़ें। दूसरा, मैं कहूंगी कि खाद्य सुरक्षा को हम सिर्फ कैलोरी या अनाज के रूप में ना देखें, और पौष्टिकता के नजरिए से अगर देखें, और अगर मेडिकल लिटरेचर के नजरिए से देखें, तो हमें माँ और बच्चे पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी वजह से खाद्य सुरक्षा कानून की जो बाकी 3 योजनाएं, मातृत्व लाभ, आंगनबाड़ी और मध्याह्न भोजन, इनको और मजबूत बनाने की जरूरत है। ये थी सोशल साइंटिस्ट और फूड सेफ्टी एक्सपर्ट रितिका खेड़ा। और अब आखिर में, जैसा हमने आपसे कहा था, बिहार से एक दिलचस्प बातचीत आपको सुनवाते हैं। हमारी बहुत सारी टीमें इस वक्त बिहार में हैं, ज़मीनी हकीकत टटोल रही हैं। हमारे द लल्लन टॉप के साथी सौरभ द्विवेदी बिहार के रोहतास ज़िले की दिनारा विधानसभा सीट में लोगों का मूड भांप रहे थे, तो उनकी मुलाकात 2 लोगों से हो गई जो शराबबंदी के बावजूद कहीं से सोमरस का पान करके आ रहे थे। तो रसायन के इन्फ्लुएंस में इन 2 लोगों ने बताया है कि कैसे शराबबंदी होकर भी नहीं है, और चूंकि उनको मिल रही है इसलिए शराबबंदी करने वाली सरकार से भी उनको कोई शिकायत नहीं है। सुनिए ये बातचीत। ये बताइए कि इधर आओ, बगल में आओ, बगल में आ जाओ, आ जाइए, कोई बात नहीं है। क्या होगा हम लोग, ये बताओ, दारू कहाँ पिए ये बताओ। दारू हम लोग तो वहाँ पे पीते हैं, लेकिन हमेशा मिलता है। कहाँ मिलता है? यही नहर के पास में। नहर के पास? हाँ। क्या हिसाब? लेकिन हमारे सर जो है, क्या हिसाब मिलता है? पहले रेट तो बताओ। हमारे पास भी फोन आ रहा है घर से। अच्छा, हाँ। 4G मोबाइल हमारे पास भी है। बहुत बढ़िया। आप लोग के भी पास होता है? हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास 4G नहीं है। देखो हमारे पास बिल्कुल लेकिन ये भरमाने के लिए है। अरे यही फोन है। नहीं, इंसान को भरमाने के लिए है आप लोग के पास। अच्छा, ये बताओ, ये कितना क्वार्टर का रेट क्या चल रहा है? 20-25 रुपया। शीशा वाला गिलास में रेट चलता है। तो ये सब, लेकिन पुलिस तो कहता है कि सब बंद हो रखा है। बंद कहाँ है? बंद होगा? कोई नहीं, कहीं बंद नहीं होगा। हम आपको यहाँ पर कहीं भी बंद नहीं होगा। हमारे सरकार चाहिए, सब जगह पे हाँ, किसी भी देखिए, हमारा कोई भी सरकार चाहिए, नीतीश से बड़ा सरकार यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा, ये बताओ, लेकिन वही नीतीश कुमार तो तुम्हारा बोतल बंद करवा दिए। तो बोतल से क्या मतलब है? मिल रहा है फिर भी? मिल रहा है, अभी भी मिलेगा। इधर से आ रहा है, उधर अभी भी मिल रहा है, उधर से आ रहा है, इधर भी। लेकिन एक आदमी अच्छा काम किया है, हम सभी आदमी बोल रहे हैं वो गलत किया है। लेकिन नीतीश जैसा बिहार में कौन चला सकता है सरकार? कौन चला सकता है? तुम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा राजेश राम नाम है। राजेश राम, मैं चमार जाति से हूँ। नहीं, मैंने आपकी जाति तो पूछी ही नहीं है। बिहार में हर कोई जाति क्यों बताता रहता है भाई? लेकिन हम लोग छोटा जाति है ना, इसलिए बताते हैं। लेकिन यहाँ पर भाजपा को चाहे कुछ भी चलता है। अरे मेरा सवाल तो सुनिए राजेश जी। ठीक है, अरे सुनिए पहले। ठीक है, काम क्या करते हैं? हम तो काम यही करते हैं। क्या? जो मजदूरी मिलता है, हम आपका क्या नाम है? करते हैं कुछ ही मकान थोड़ा आएंगे। मेरा भी आवाज तेज है, ठीक है, सुनिए थोड़ा। हमारा बात अरे सुनो यार, थोड़ा पहले हमारी भी। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार, तुम क्या काम करते हो? हम इधर सफाई का काम करते। तो आज सुबह सुबह क्यों लगा लिए दोनों? नहीं लगाए, नहीं है, करके लगाए, नाश्ता करके लगाए। दिमाग। लेकिन आप लोग ना मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं उड़ा रहे हैं, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग भी उड़ा रहे हैं, वो लोग भी उड़ा रहे हैं। नहीं उड़ा रहे हैं, हमारे तो देखेगा भी नहीं मास्क के पीछे। हाँ, तो नाश्ता करके लगाए। हम लोग भी मास्क भी लगा। ये बताओ, ये सब इतना अनाज बट रहा है, राशन कार्ड पे अनाज वगैरह मिला? सब मिल रहा है। कितना किलो मिल रहा है? सब मिल रहा है। हमको मेरा मतारी बाप जाता है सब। तो तुमको पता नहीं कितना? मेरे को तो मतारी बाप कहता नहीं कि ये सुबह सुबह शराब पी के घूम रहे हो? तो हम मतारी बाप छुप में पीते हैं। छुप के पीते हो? संस्कारी शराबी है ये सर। लेकिन यहाँ पर ना ऐसा भी बात है, जब हम लोग सरकार की इतना पहरा होता तो यहाँ पर शराब क्यों मिलता?
वहाँ पर सही बात नीतीश है। कुमार पहरा नहीं है जहाँ। नहीं है पहरा यहाँ पर नेटवर्क बस में सब कुछ हल ही नहीं है। हाँ। ऐसा हल ही यहाँ नहीं पे क्या, है पूरा बिहार में भी नहीं है। पूरे बिहार अगर बॉर्डर से आता है तभी तो हम लोग पीते हैं, जेल जाते हैं। अभी भी ये भी गया था, ये भी मेरा दोस्त है, ये केस लड़ता है, ये केस लड़ रहा है। क्यों तुम जेल गए थे शराब हाँ, पीने? जेल में गए थे, 22 दिन रहे थे, 22 दिन के बाद वापस आ गए। 22 दिन के बाद हम लोग पैसा देकर बेल चल रहा है इसको, बेल करा के लाए फिर पी रहे हो? पी रहे हैं तो क्या करें हम कोई लोग। टेंशन होगा थोड़ा ही, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, लगता है फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, कौन दिक्कत है? लेकिन हम लोग का सरकार चाहिए तो नीतीश जैसा, हाँ, ताकि ये जाता रहे और आता रहे। हाँ, ये बढ़िया लेकिन है। वो अच्छा काम कर रहे हैं तो सबकी बुरा कर रहा है। लेकिन वो इसको तो जेल में डाल दिया तुम्हारे दोस्त को। तो क्या हो गया, फिर आ गया, फिर आ गया। फिर आ गया। फिर जाना है, फिर पैसा लगाएंगे, फिर लेकिन वापस वो आएंगे। अच्छा ही है। नीतीश से बड़ा यहाँ पर बिहार में कोई नहीं है, कोई नहीं है। नहीं है। अच्छा, बाकी मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, तो मोदी जी तो अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, और यहाँ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो बिहार में काबा, बिहार में ईबा, रंग रंगीला प्रजातंत्र, ऐसी ही घटनाओं के लिए शायद लिखा गया हो। दिन भर अब समाप्ति की ओर है। आज की हेडलाइंस एक बार फिर सुन लीजिए प्रतीक वाघमारे से। उत्तर प्रदेश के बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी लापता है। इस बीच बलिया से ही बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल एक बार फिर बढ़ने लगी है। आज भाजपा ने जम्मू में बैठक की, जिसमें कई तबके के लोग शामिल हुए। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास हो गया है, ऐसे में राज्य में उसकी कभी वापसी नहीं हो सकती है। यूपी के बाराबंकी में दलित युवती का गैंगरेप और हत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। नाबालिग दलित युवती के साथ गैंगरेप के बाद धान के खेत में उसकी हत्या कर दी गई थी। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बिहार के सीमांचल और कोसी इलाके के गांव में रहने वाली 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को अक्सर मानव तस्कर अपना शिकार बनाते हैं। इसकी शिकायत कटिहार, अररिया, किशनगंज और सुपौल की 500 लड़कियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हवा और जहरीली होती जा रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि धुंध और प्रदूषण के साथ मिलकर कोरोना वायरस और भी खतरनाक होने वाला है। हालत यह है कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से प्रदूषण की इमरजेंसी लागू हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 63,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 895 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में कोरोना के केस 73,70,000 को पार कर गए हैं। और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें 4 हिंदुस्तानी नागरिकों को छोड़ने की अपील की गई है। इन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालतों ने जासूसी के आरोप में सज़ा सुनाई थी, लेकिन सज़ा पूरी होने के बाद भी अभी तक इन्हें रिहा नहीं किया गया है। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर यह हफ्ते का आखिरी दिन था। आज शुक्रवार है और कल दिन भर और आज का दिन नहीं होगा, लेकिन मनी मैनेजर कोरोना कवरेज पॉडकास्ट ज़रूर होगा, जिन्हें आप ज़रूर सुनिएगा। मुझे मालूम है कि कुछ शिकायतें हैं आप लोगों की, आप चाहते हैं कि शनिवार रविवार को भी हम दिन भर और आज का दिन लेकर के आएँ। ऐसे कई ईमेल्स हमें मिले हैं, हम भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगे। उस पर विचार चल रहा है। हम वो इफ़ेक्टिवली कर पाएँ उस बारे में सोच रहे हैं, तभी वो शुरू करेंगे। और ईमेल आज जिनका पढ़ रहे हैं वो हैं वेणी शंकर पटेल, साईं खेड़ा, ज़िला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 13 अक्टूबर के दिन भर पर ये फीडबैक उन्होंने लिखा है। हम थोड़ा देर से उनका ईमेल ले रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के फुलवरिया के युवाओं से बातचीत में लगा कि सत्तासीन विधायकों के प्रति युवाओं में नाराज़गी है। चुनाव के समय वोट मांगने तो आ जाते हैं, मगर जीतने के बाद जनता के दुख दर्दों से कोई सरोकार नहीं रखते। नौजवानों को चाहिए कि किसी के लालच में ना आएं और ऐसे जनप्रतिनिधियों को सबक सिखाएं। ये भी लिख रहे हैं वेणी शंकर पटेल के बेरोज़गार युवाओं की स्थिति पर एक कविता उन्हें याद आ रही है। कविता क्या है, मैं उसका एक हिस्सा पढ़ देता हूँ कि छोड़कर शाख को हम किधर जाएंगे, मुरझाकर कली सा बिखर जाएंगे,
हैं दर दर भटकते देश के नौजवान, टांगे डिग्री गले में किधर जाएंगे। तो ये वेणी शंकर पटेल जी ने हमें भेजी है। किसने लिखी है मुझे याद नहीं अभी इस वक्त, लेकिन आपको मालूम हो तो वेणी शंकर जी हमें दोबारा ईमेल करके बताएं। और आगे से भी कभी कोई कविता, कोई कहानी कुछ लिखें तो अच्छा लगेगा अगर उसको लिखने वाले का नाम भी हमें बताएं। बहुत शुक्रिया, आपने ईमेल हमें किया और आप हमें सुनते हैं। सुनते रहिए और ईमानदार फीडबैक देते रहिए। दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की और मेरा नाम है कुलदीप मिश्र। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा सिर्फ आज तक रेडियो पर।